नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नेट हिंदी विद कावेरी में। आज मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल प्रकरण 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम दिया है, जिसका समय संवत 1050 से लेकर 1375 उन्होंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरगाथा काल, जिसको प्रकरण 3 के अंतर्गत रखा गया है और उसको उन्होंने देश भाषा काव्य कहा है। इससे पहले हम लोगों ने प्रकरण 1, प्रकरण 2 पढ़ लिया था और आज हमारा प्रकरण 3 होने जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और साथ में अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। आप भी मैंने जैसे अंडरलाइन करके रखा है, आप भी उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और साथ में कलम और कॉपी ज़रूर रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आपको लगे तो आप उसको नोट करते जाएंगे। दोस्तों, देशभाषा काव्य के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि पहले कहा जा चुका है, मतलब कि जो हम लोगों ने प्रकरण 2 पढ़ा उसमें बताया गया है, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। अर्थात अब इसी से समझ में आता है कि शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध माना है, शक के दायरे में, मतलब इसका पूरा प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। तो विसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो जैसे जो काव्य हैं उसको संदिग्ध के अंतर्गत उन्होंने रखा है। तो ये कहते हैं कि इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। मतलब जो सामग्री थोड़ा बहुत मिला साहित्य में, उसी से विचार करके और सामग्री जुटाकर उसको उस पर विचार किया गया और उसी जो थोड़ा बहुत सामग्री से विचार हो सकता है उस पर हमें संतोष करना पड़ता है। उन्होंने आगे लिखा है कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृतिक पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर बातें हैं, विसलदेव रासो को पढ़कर, पृथ्वीराज रासो को पढ़कर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जब देशभाषा काव्य की रचनाएं हो रही थी आदिकाल के अंतर्गत, सिर्फ प्राकृत पढ़े पंडित ही कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आ रहे होंगे। अर्थात जो जनसाधारण की बोलियां थी उसमें भी गीत, दोहे आदि की रचनाएं हो रहे थे, जिन्हें पंडित लोग गंवारों समझते रहे होंगे। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको पांडित्य प्राप्त था, वो इस भाषा को, जनसाधारण बोली को गंवारों समझते रहे होंगे। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। कैसी कविताएं? तो जनसाधारण में बोली जाने वाली गीत और दोहे राजसभाओं में भी जो कवि थे, गीतकार थे, वो सुनाया करते थे। राजा भोज जस मुसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। अब राजा भोज जस मुसर चंद है ना, ये शुक्ल जी ने कहा है। किनको कहा है? तो जिनको गंवारों समझते थे पंडित लोग। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय किस छंद में सुनाए जाते थे? तो दोहों में कहे जाते थे। वीर रस के पद जो थे वो छप्पे में बोले जाते थे। यानी कि वीर रस की जो कविताएं थी उसका छंद हमारा छप्पे था, और जो नीति श्रृंगार आदि के दोहे विषय जो कविताएं थे उनको दोहों में कहे जाते थे वो। अब राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। यानी कि जो जिस राजा के आश्रय में जो कवि रहते थे, उस राजा का, उनके शौर्य और पराक्रम का, उनके प्रताप का वर्णन करना पड़ता था उनको। और किस प्रकार से वो कविताएं करते थे? तो वीरोल्लास भरी, वीर
ओजस्वी कविताएं, वीरों को उत्साह करने वाली कविताएं किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित कहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छूट जाते थे। आगे देखते हैं कि उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है ना। जो उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपराएं में चलते रहने से उनमें फेर फार जो कुछ होता रहा और जो रक्षित रखा गया, इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। प्रारंभिक काल मतलब आदिकाल। इसी से यह काल वीरगाथा काल का कहा गया, यानी कि वीरों की रचना जो होते थे, राजाश्रित कवियों के द्वारा राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का अनूठी उक्तियों के साथ जो वर्णन, वीरोल्लास भरी कविताओं जो सुनाया करते थे राजसभाओं में, उस कारण से ही इस काल को यानी आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा गया है। ये शुक्ल जी के द्वारा स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, जो हमारा यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है और शुक्ल जी का है, और ये ज़रूर पूछा हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि जो मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखा और स्टेटमेंट रखा है तो ये PYQ के अंतर्गत होगा, तभी मैंने इसको ऐसे करके रखा है। देखते हैं क्या है। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। इससे समझ में आ रहा है कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता, यानी भारत के पश्चिमी भाग जो था वो भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र था। कन्नौज, अजमेर, कन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर ही भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवाल, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवाल, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, यानी कि पश्चिम की ओर वो लोग जा रहे थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है प्रकरण 3 में कि सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, यानी कि जब हमारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, जब शुरुआत हुआ, वो जो समय था वो लड़ाई और भिड़ाई यानी कि लड़ाई झगड़े का समय था। वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। वीरता के गौरव की बात था दोस्तों, यानी कि वीर रस, वीर काव्य और वीरों की गुणगान का समय था। महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाई हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। अब यहाँ देखिए सांभर लिखा हुआ है ना, यहाँ छोटे कोष्ठ में अजमेर लिखा हुआ है। तो सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अब ये प्रश्न है कि सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राज कैसे मारा गया था। जो दुर्लभ राज द्वितीय है वो मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अब देखिए अजमेर जो
जगह है, अजमेर जो राज्य है, उसको बसाने वाले कौन थे? तो अजय देव, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। अजय देव के पुत्र अर्णोराज, जिनको आना भी कहा गया है, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब अना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अना सागर कहलाया। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि अना सागर क्या है ना। तो अना सागर क्या है? तो अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अना सागर कहलाया। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आना के पुत्र विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विशलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेखवाल शिवालिक स्तंभ पर खुद हुए विशलदेव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई, आपने सुना भी होगा शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की लड़ाई। तो उनका पहली चढ़ाई के पहले भी गौरियों की सेना ने नारौल पर धावा किया था, यानी कि जो इनका लड़ाई था उससे पहले भी गौरियों की सेना ने नारौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। किसको? गौरियों को। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तक तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। अब ये जो हमने हाईलाइट करके रखा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराजा हमीरदेव हुए जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्हें कई बार हराया था, है ना, मुसलमानों को। कौन? तो महाराज हमीरदेव। और वो कौन थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में वे थे। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं, इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप इसको देखिए, इससे नोट्स बनाइए और अभी तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।